अधिकांश इतिहास और खासकर 19वीं शताब्दी के नेपोलियन युद्धों में सबसे सम्मानित पद एक आदमी के पास घुड़सवार दल में होने का था। सीमाओं और संस्कृतियों के पार उन्होंने एक आधिकारिक रहस्यमयता बनाए रखी, जिसमें महिमा, उत्साह, सम्मान, गरिमा और सैन्य कौशल शामिल था। लेकिन नाम स्वयं घुड़सवार दल काफी अस्पष्ट है, क्या नहीं? घुड़सवार दल तोपखाना या पैदल सेना की तरह कोई विशेष प्रकार का सैनिक नहीं है, बल्कि नेपोलियन युद्धों के दौरान यह सैन्य सेवा की एक बहुत बड़ी श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता था। आपने केवल घुड़सवार दल में ही नहीं, विशेष घोड़े की रेजिमेंट में भी शामिल हुए, जहां विस्तृत श्रेणी के अनेक संभावित नाम, सम्मान, उपाधियां और भेद हो सकते हैं। इन प्रकारों में सबसे आम थे क्यूरासियर्स, ड्रैगून्स, हुसार्स और लांसर्स। बिना शक कई वेरिएंट्स थे, जैसे कार्बिनर्स और रूलैंस, और इनमें से अनेक को भारी या हल्के उपाधियों के माध्यम से विशेषता प्रदान की गई थी। इस अवधि के सैन्य इतिहास पर चर्चा में इन शब्दों का अधिक प्रयोग होता है, जिससे आसानी से भ्रमित होना संभव है। और बुरा होने के लिए, जैसा कि हम जल्दी से जानेंगे, कभी कभी इकाई का नाम युद्ध क्षेत्र पर उसकी वास्तविक भूमिका से मेल नहीं खाती है। यह घुड़सवार सेना की भूमिका को समझने में भ्रामक हो सकता है। तो इस वीडियो में, जिसका विषय मेरे समर्थकों ने patreon.com पर वोट किया है, हम इस अजीब शब्दावली के जाल के बारे में बात करेंगे। नेपोलियनिक युद्धों में, उदाहरण के लिए, घुड़सवार सेना के माध्यम से जाने वाले सबसे आम प्रकार की। वे कौन थे, उन्होंने क्या और कैसे किया? लेकिन हम शुरू करने से पहले फिर से यह बहुत महत्वपूर्ण है कि संपूर्ण बोर्ड पर सेट परिभाषाओं के साथ बहुत कम ऐतिहासिक सैन्य शब्द हैं, और यह आज के विषय में विशेष रूप से सच है। मैं जो प्रस्तावित कर रहा हूं वह विभिन्न प्रकार की सवारी के बारे में एक व्यापक और सर्वव्यापी सामान्यीकरण है, और हमेशा ऐसे नियम होंगे जिनके लिए मैं यहां अपवाद रखता हूं। वीडियो में बाद में वह अंतर और अपवाद कैसे, क्यों उत्पन्न होते हैं, लेकिन अब के लिए नेपोलियन युद्धों के दौरान संभवतः सबसे प्रतीकात्मक प्रकार की सवारी क्यूरासियर, या जैसा कि मैंने इसे उच्चारित किया है, क्यूरासियर। इस पर बात करते समय आप कितने फ्रेंच होना चाहते हैं, इस पर अधिकतर निर्भर करता है। क्यूरासियर द्वारा पहने जाने वाले मुख्य आर्मर का टुकड़ा। नेपोलियन के तहत फ्रेंच साम्राज्य ने इसे अधिक उपयोग किया, लेकिन अन्य देशों ने भी कुछ सम्मान में आर्मर्ड सवारी का उपयोग किया। अधिकांश राष्ट्रों ने अपनी सवारी को युद्ध की अवधि के लिए ब्रेस्ट प्लेट दी। 18वीं और 19वीं शताब्दी के दौरान आर्मर फैशन में बार बार आते और जाते थे। नेपोलियन युद्धों में भी नेशंस ने कुछ अभियानों के लिए सवारी सैनिकों को आर्मर दिया, दूसरों के लिए इसे हटा दिया और डिजाइन बदले, फिर भी सभी कारणों के लिए जिसमें हम शामिल होंगे। क्यूरासियर्स और उनके समान इकाइयां भारी सवारी के लिए कवचित थीं और आमतौर पर शौक सेनाओं का कार्य करती थीं। वे बड़े ब्लॉक्स में साथ थे। वे दुश्मन की लाइन में विशेष बिंदुओं पर अत्यधिक और संकुचित दबाव लगाते थे, जिसका उद्देश्य दुश्मन की व्यवस्थाओं को तोड़ने और बिखेरने का था। क्यूरासियर रेजिमेंटों को आमतौर पर सबसे अनुभवी और मजबूत सैनिक मिलते थे, सबसे बड़े मजबूत घोड़ों के साथ। उन्होंने एक ऐसा वास्तविक वजन उत्पन्न किया जो अधिकांश इकाइयों से प्रतिस्पर्धा कर सकता था, और कम ही चीजें थीं जो उनके पूर्ण चार्ज से निपट सकती थीं। अन्य सेनाओं के विपरीत, वे दुश्मन पैदल सैनिकों और सवारी के खिलाफ अपनी जगह बनाए रखने में सक्षम थे, ज्यादातर उनके उपकरण की वजह से। स्वाभाविक रूप से उस उपकरण का सबसे महत्वपूर्ण और प्रतीकात्मक टुकड़ा ब्रेस्टप्लेट होता है। अभी भी कई लोग विचार कर रहे हैं कि नेपोलियन के युद्ध के समय कवच की प्रभावशीलता कितनी थी, और यह सच है कि इसके समकालीन भी ऐसा ही कर रहे थे। यूरोप में इस कवच की क्षमता पर हमेशा सवाल उठाया जाता था, और इसका उपयोग हमेशा विभिन्न होता था। फ्रांसीसियों की महत्वता से प्रभावित होकर नेपोलियन ने उनके उपयोग को बढ़ा दिया। अब सिद्धांततः इन छातियों को मस्केट की गोली के खिलाफ साबित किया गया था। इसका अर्थ है कि कम से कम कागज पर वे तभी सेवा के लिए जाएंगे अगर वे एक मस्केट बॉल को निकटतम दूरी पर रोक सकें। व्यावहारिक रूप से उनका प्रदर्शन एक विस्तृत शर्तों की भारी मात्रा को समझने से काफी अधिक अलग होता है। यह शामिल था कि दुश्मन की गोली कितनी दूरी पर चलाई गई थी, गोली का कैलिबर, गोली फेंकने के लिए प्रयोग किए गए पाउडर की मात्रा और गुणवत्ता, एक सीधी गोली या कोण पर मारी गई गोली का कवच पर प्रभाव, और कवच की वास्तविक गुणवत्ता, चाहे वह मानकों का पालन कर रही हो
या कुछ कोणों को छोड़ रही हो। शायद कुछ रबर मुद्राएं भी शामिल हों, यदि आप समझते हैं। फिर से ब्रेस्ट प्लेट्स दूरी पर बंदूकबाजी को और पिस्तौल को करीबी दूरी पर रोक सकती थीं, लेकिन वास्तव में बहुत करीब आने पर मुझे खेद है कि मैं उस दूरी का सटीक आंकड़ा नहीं दे सकता। मुझे विश्वास है आपकी साधारण बंदूक शायद कवच को छेद कर सकती है, और बहुत कुछ फिर से गोली के लगने के कोण पर निर्भर होगा, जैसा कि आप समझ सकते हैं। आपको संग्रहालयों में हर जगह उदाहरण मिलेंगे, जिनमें से कुछ में बंदूकधारी के ठोकर लगने से डेंट और डिंग है, कुछ में गोलियां प्लेट के अंदर घुस गई हैं, और दूसरों में अच्छी तरह से सवार इतने भाग्यशाली नहीं थे। और फिर भी शायद आपने उसे सीधा निशाना लगाया और इसे बीच में छेद कर दिया। मुझे लगता है यही मुख्य कारण है कि लोग अब भी सोच सकते हैं कि क्या यह कवच प्रभावशाली था या नहीं। वे केवल ऐतिहासिक रूप से असहमत नहीं थे। प्राथमिक स्रोत हर जगह हैं, लेकिन यह केस बाय केस आधार पर अधिक भिन्न होगा। स्वाभाविक रूप से कवच किसी भी परिस्थिति में तोप की गोली के खिलाफ उपयोगी नहीं था। स्वाभाविक रूप से कवच का असली मूल्य क्यूरासियर्स को बंद करने के समय आएगा। दुश्मन जब वे युद्ध में दुश्मनों से मिलेंगे। वॉम्पियर बायोनेट, पाइक, सेबर और लांस से सुरक्षा दे सकता है, और इस प्रकार क्यूरासियर्स के पास उनके सिर की सुरक्षा के लिए अक्सर एक हेलमेट होता था। हालांकि सब कुछ सही नहीं था, और भारी कवच की अपनी समस्याएं थीं, विशेष रूप से अभियान और गर्मी के समय, जब इसे पहनने और परिवहन करने में ऊनी कोटों की तुलना में कठिनाई होती थी। वे उनके नीचे पहनते थे। यद्यपि युद्ध में आपकी जान बचा सकती है, फिर भी 19वीं शताब्दी के शुरुआती दिनों में एक सैनिक की मृत्यु गर्मी, निर्जलीकरण, थकान, बीमारी, संक्रमण और सामान्य बीमारियों के कारण अधिक संभावित थी, न कि दुश्मन के हमले के कारण। और बेशक वे बड़े, सूक्ष्मता से निर्मित स्टील के प्लेट भी उत्पादन करने में बहुत महंगे थे, विशेषकर बड़े पैमाने पर, और कई देशों के पास बुनियादी ढांचा नहीं था इन बड़ी सवारी इकाइयों को उठाने और रखने के लिए। ये वजहें थीं जिनके कारण हर देश हमेशा सभी सैनिकों के लिए पूरी प्लेट आर्मर का उपयोग नहीं कर रहा था। यह नहीं क्योंकि वे युद्ध क्षेत्र में काम नहीं करते थे, बल्कि अर्थव्यवस्था की बातों, अभियान पर कठिनाइयों, उन लड़ाइयों को घेरने वाले उन बड़े पैमाने के मुद्दों की वजह से। फिर भी सैन्य अभियान का बहुत भाग युद्ध नहीं, बल्कि तैयारी होती है उस बिंदु तक पहुंचने के लिए। इससे देशों को, जैसे ऑस्ट्रिया, हल्के संस्करणों के साथ क्यूरासियर्स का प्रयोग करने की प्रेरणा मिलती है। वे पीछे का कवच हटा सकते हैं, लेकिन सामने का कवच रख सकते हैं, जिससे चार्ज आदि पर सबसे अधिक जरूरत के हिसाब से कवच मिलता है, और उपकरण की देखभाल और लागत कम हो जाती है। बोर्ड आर पार क्यूरासियर इकाइयों और अन्य सामान्य भारी सवारी छाती के प्लेट या हेलमेट के साथ अक्सर भारी तलवार या तलवार को मुख्य हथियार के रूप में लेते थे। पिस्टल या कभी-कभी कार्बाइन भी हो सकते थे। फिर भी यूरोप में आपको अनेक वेरिएंट मिलेंगे, और ये हमें क्रॉसओवर में ले जाता है, क्योंकि क्यूरासियर्स सिर्फ कवच पहनने वाली सवारी का एक प्रकार नहीं थे, वे बस अधिक सामान्य प्रकार थे। उदाहरण स्वरूप, नेपोलियन ने अपने कार्बिनर्स का उपयोग किया। एचेवाल कार्बिनर्स, जो कम से कम अपने इतिहास के कुछ हिस्से में क्यूरासियर्स की तरह ही कवच पहनते थे। तो वास्तव में कार्बिनर क्या है? सीधे शब्दों में, वे एक घुड़सवार सैनिक हैं जिन्हें मुख्यतः तलवारों और कार्बाइन्स के साथ शस्त्रागार किया गया था। कार्बाइन एक प्रभावी छोटी मस्केट है। यह पैदल सैनिकों के हथियार का एक छोटा और हल्का संस्करण है। इसका संचालन खासकर घोड़े की पीठ पर और दोनों लोड में आसान होता है। सड़ल से चलाया जा सकता है। शांतिकाल में कार्बिनर्स अक्सर पुलिस क्षमता में उपयोग किए जाते थे, भीड़ को नियंत्रित करने और ग्रामीण क्षेत्रों, सड़कों, सीमाओं की जांच करने में सक्षम थे। युद्ध के समय उनके विशिष्ट शस्त्रों का मतलब था कि आप मैदान युद्ध में सबसे मोबाइल बल बन सकते हैं, जिनकी मुठभेड़ से बाहर महत्वपूर्ण बल प्रक्षेपण हो सकता है। और ये उपकरण हल्के सैनिकों के लिए उपयोगी है, जो हिट एंड रन तकनीकों पर आधारित हल्के संघर्ष के आदेश का पालन करते हैं। दुश्मन पर हमला करो, गोली चलाओ, और उनके प्रतिक्रिया से पहले वापस हट जाओ, क्योंकि आपके पास तेज और हल्के घोड़े हैं। उनके पास कार्बाइन, तलवारें और शायद एक या अधिक पिस्तौल भी हो सकती हैं। फिर भी अपवाद होते हैं, और कभी-कभी कार्बिनर रेजिमेंट को अपने कार्बाइनों के बजाय अपनी तलवारों पर ज्यादा ध्यान देने के लिए कहा जाता था। वे भारी सवारी की तरह काम करते थे, दुश्मन इकाइयों की ओर चार्ज करते थे, हल्की सवारी के मुकाबले। जैसा मैंने पहले बताया,
कार्बिनर एचेवाल सैनिक युद्ध कवच पहनते थे और कई बार युद्ध भूमि पर क्यूरासियर्स की तरह कार्य करते थे। एक और दिलचस्प उदाहरण, हमारे पास ब्रिटिश छहावें ड्रैगून गार्ड्स हैं जिन्हें कार्बिनर्स भी कहा जाता था। तो क्या कार्बिनर है ड्रैगून के समान, बस नाम अलग है? अंततः हमारे पास दोनों नामों की ब्रिटिश इकाई यहाँ है। खैर, जरूरी नहीं है। उनकी भूमिका ड्रैगून जैसी थी, जो सवारी सैनिक होते हैं, जो आमतौर पर कम या नहीं बर्नोल पहनते और फायर आर्म्स ले जाते हैं। हालांकि कार्बिनर्स के विपरीत ड्रैगून का कार्य घुड़सवार सैन्य इकाई के रूप में सेवा करना था, न कि कार्य करना। इतिहास में पहली बार ड्रैगून अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते, घोड़ों से उतरते और एक आगे की स्थिति पर सामान्य सैन्य इकाई के रूप में कार्य करते थे। वे दुश्मन से लड़, बाहर निकल, स्थिति संभाल, दुश्मन की ताकत का परीक्षण कर वापस चढ़ सकते और अपनी क्षमता का प्रयोग कर सकते थे। वे सेना में स्काउट और पिकेट के रूप में भी कार्य कर सकते थे। 19वीं शताब्दी के बाद अफ्रीका जैसी स्थलों पर उपनिवेशी सेनाओं के साथ ऐसी रणनीतियां बहुत प्रचलित थीं। इस तेज चलने वाली सवार पैदल सेना इकाई का उपयोग करते हुए नेपोलियन युद्धों के समय उनकी सेना का युद्ध भूमि पर उपयोग सीमित था। अक्सर सामान्य सवारी इकाई के रूप में काम करते थे। उनकी तलवार और चार्ज को उनकी फायर आर्म्स और स्कर्मिशिंग से अधिक महत्व देते थे। इस तरह रोजगार में लगाए गए उन ड्रैगून्स को अक्सर भारी ड्रैगून्स कहा जाता था, और वे क्यूरासियर्स से काम में खास अद्वितीय नहीं थे। वे सिर्फ छाती कवच नहीं, शायद कुछ को हेलमेट भी पहने हो सकते थे। कम से कम नेपोलियन युद्धों के दौरान कई इकाइयों के लिए अंतर मुख्यतः केवल नाम में था। हालांकि हल्के ड्रैगून अपने अधिक सहायक स्तरीय संचालनों जैसे जासूसी को जारी रख सकते थे, और इस तरह हल्के ड्रैगून अधिक पारंपरिक सवार सिपाहियों के रूप में हुसार्स के समान ही काम करते थे। वास्तव में इस अवधि में कई हल्के ड्रैगून को हुसार्स के रूप में पुनर्ब्रांड किया गया था। ब्रिटिश ने हल्के ड्रैगून रेजिमेंट की श्रृंखला को बाद में हुसार्स के नाम से एक विदेशी शैली में बदला। हुसार्स कैवलरी के सबसे हल्के रूप थे इस समय। ड्रैगून्स और कार्बिनर्स की भांति उन्होंने कभी आर्मर नहीं पहना और कभी कभी फायर आर्म्स भी ले सकते थे, परंतु मुख्य हथियार नहीं थे। मुझे फिर से जोर देना पड़ेगा, क्योंकि 16वीं शताब्दी से पहले पोलैंड और लिथुआनिया में घूमने वाले पुरुषों को हुसार्स कहा जाता था। वे युद्ध क्षेत्र पर नेपोलियनिक पश्चिमी शैली के हुसार्स की तुलना में विशेष भूमिका निभा रहे थे। यदि आप नहीं जानते तो इन्हें विंग्ड हुसार्स कहा जाता है, और उनका अनुपातहीन आधार इतना दीवाना है कि आपको लगता है कि वे जर्मन हो सकते हैं, जबकि अन्य सवारी अपने घोड़ों में आकार और शक्ति की तलाश कर सकते हैं। हुस्सार रेजिमेंट आमतौर पर सबसे तेज और निपुण घोड़ों, शायद छोटे घोड़ों, की खोज करती थी। उनके कपड़े आमतौर पर अन्य सैन्य के मुकाबले बहुत विदेशी होते थे और मध्य और पूर्वी यूरोप, जैसे कि हंगेरी के पहनावे से प्रेरित थे, जहां से हुस्सार की परंपरा आ रही है। वास्तव में वे पहली सैन्य इकाइयां थीं जिन्होंने आधुनिक पश्चिमी परंपरा में लंबे चेहरे के बाल, विशेषतः मूंछों को प्रचलित बनाया। जैसा कि आपको पता हो सकता है, उनकी सवारी के बीच में एक विशिष्ट प्रतिष्ठा थी कि वे बेहतर या बुरे के लिए तेज और जोशीले युवक थे। उनके रोमांटिक ड्रेस स्टाइल और हल्की सवारी की सैन्य भूमिका से बेहतर हो सकता है। ये वे पुरुष हैं जो शक्ति के बजाय गति और कुशलता पर बल देते हैं, जैसे कि वे भारी हाथ के क्यूरासियर्स हैं। वे सेना के लिए स्काउट और पिकेट की भूमिका निभाते थे, दुश्मनों का पता लगाते और अपनी सेना की अग्रणी इकाइयों के रूप में भूमि का जायजा लेते थे। ऐसे में वे शक्तिशाली दुश्मन से मुकाबले में खुद को बार बार कठिनाई में फंस सकते हैं, जिससे उनको जल्दी से सुरक्षित स्थान पर हटने की जरूरत पड़ सकती है। हालांकि अधिक उत्साही सैनिकों के होने से भी नकारात्मक पहलू एक समान स्थान से उभर सकते हैं। सेना के स्काउट्स और पिकेट्स के रूप में हुसार अक्सर पहले दुश्मन सैनिकों को प्रतिष्ठित करते थे, जिससे लोग उनसे मिलते और बातचीत करते थे जब वे शहरों और गांवों से गुजरते थे। अंत में जोश आसानी से क्रूरता में बदल सकता है, खासकर जब आप शत्रुतापूर्ण क्षेत्र में हो और आपकी मुख्य सेना अभी भी पीछे है। हुसार अक्सर युद्ध भूमि में हल्के सवारी की भूमिका निभाते थे, ड्रैग्यून्स और कार्बिनर्स के विपरीत। वे दुश्मन गठबंधनों पर भारी सवारी जैसे हमले करने का आदेश तब तक नहीं देंगे जब तक दुश्मन टूट नहीं गया हो, भाग नहीं रहा हो या विशेषतः उजागर स्थिति में नहीं हो। आप उन्हें कुछ ऐसा करने के लिए उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि अनगिनत दुश्मन गन्स पकड़ना जो उजागर हैं और पारंपरिक सेना या सवारी सुरक्षा के बाहर हैं। जैसे कि कहो, वहां पर वे लोग
रुको, नहीं, वे गण नहीं, दूसरा, नहीं, दाएं। अरे स्वर्ग, वे नहीं रुकेंगे, है ना? अरे हाँ, आप देख सकते हैं कि सेना में सबसे तेज पुरुष होने के कुछ नकारात्मक पहलू हैं। ठीक है, हम बाद में उनके पास जाएंगे। हर हाल में आखिरी श्रेणी जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूं, हमारे पास बिल्कुल भले वाले होते हैं। शायद उनके नाम से ही स्पष्ट होता है, वे भाला ले जाने वाले सवार थे। यह उन्हें हमारे द्वारा चर्चित अन्य सवारी के प्रकारों से काफी पृथक करता है, जिनमें तलवारों का प्रयोग बहुत ज्यादा था। जैसा कि आप उम्मीद कर सकते हैं, इससे भाला वालों को चार्ज पर होने पर बहुत फायदा होता है। चाहे पैदल सेना या सवारी से सामना हो, 9 फुट की भाला घोड़े पर बैठे धारक को बेनेट या तलवार से अधिक पहुंच देता है। विशेष रूप से कवचित सवारी इकाई के खिलाफ उन्हें भाला के चालक बिंदु पर अधिकतम बल लगाना चाहिए। यदि वे दुश्मन पैदल सेना से घने वर्ग फॉर्मेशन में मुकाबला कर रहे हैं, तो बेनेट की दीवार के परे धकेलने की क्षमता आपके हमले की सुरक्षा कर सकती है, आपदा से। तो फिर दूसरी प्रकार की सवारी सेना, विशेष रूप से क्यूरासियर्स, को भाले क्यों नहीं दिए गए थे? खैर, उनके पास भी अपने नुकसान थे, या कम से कम उनके अनुभूत नुकसान थे। भाला चार्ज को हराने के लिए कुछ ही चीजें होती हैं, परंतु एक बार मेली की गहराई में इसे सैबर या तलवार के खिलाफ असुविधाजनक माना जाता था। एक भारी चार्ज पर भाला भी संभव है। प्रारंभिक संपर्क टूटने के बाद साइडाम की आवश्यकता होती है। फिर भी पहुंच और संकीर्ण स्थानों के बीच संतुलन की चिंता वैध थी या नहीं, ये मुझे नहीं पता। मैं यूरोपीय मार्शल आर्ट्स या उससे संबंधित बहस में योग्य नहीं हूं। मैं सलाह देता हूं कि आप स्कूलिक ग्लैडिटोरिया के मिस्टर मैट ईस्टन से उस विषय पर पूछें। लेकिन नेपोलियनिक युद्धों की ओर जा रहे थे, ये कम अनुभूत होता था। बहुत सारी सेनाओं में चिंता, और यही वजह है कि हर प्रकार की सवारी सेना को उनकी तलवारों के साथ भाले भी नहीं दिए गए थे। नेपोलियनिक युद्धों के समय भालाबाजों का व्यापक उपयोग हुआ और उन्हें विभिन्न परिस्थितियों में उपयोगी पाया गया। आप उलान शब्द का इस प्रकार के लोगों के संदर्भ में भी सुन सकते हैं। उलान विशेष रूप से पोलिश और लिथुआनियाई जनसंख्या से नियुक्त भालाबाज थे, और वे उस भूमि को कब्जा करने वाले कई राज्यों की सेनाओं में बहुत लोकप्रिय थे, जिसमें रूसी, ऑस्ट्रियाई और प्रशियाई साम्राज्य भी शामिल थे। फ्रांसीसी ने अपनी सेनाओं में पोलिश भालाबाजों का प्रमुख उपयोग किया। हालांकि फिर से पोल्स और लिथुआनियाई लोगों को भाला के साथ अधिक सक्षम माना जाता था, और पश्चिमी यूरोपियों को तलवारों और तलवारों को पसंद करने के लिए यह फिर से एक बहुत अधिक जटिल विषय है, जिसमें मैं आज वास्तव में समय नहीं ले सकता। और फिर से उस अनुभूत दुर्बलता हमें शायद कुछ ऐसा देखने का एक लेंस दे सकती है कि 18वीं और 19वीं शताब्दी के दौरान ये भालाबाज सवारी धीरे धीरे भारी सवारी से हल्की सवारी की भूमिका में बदल रहे थे। अगर भारी सवारी की भूमिका है कि वे एक के साथ निकटता प्राप्त करें, दुश्मन से संघर्ष करने के लिए, यदि भाला युद्ध में असुविधाजनक माना जाता है, तो आप देख सकते हैं कि वे उसे हल्की सवारी के लिए क्यों दे सकते हैं। भालाबाज दुश्मनों का पीछा करने में उपयोगी हो सकता है, जहां इसकी लंबी पहुंच आपको सुरक्षित दूरी से उन्हें भाला देने और दुश्मन को वापस लड़ने की अनुमति नहीं देगी। लेकिन हम फिर से किसी और चीज के साथ अधिक अनुभूति से सामना कर रहे हैं। जब सदैव अपवाद होते हैं, अनुभूति संबंधी मुद्दों को समझना कठिन होता है, विशेषकर जब यह अस्त्रों और विभिन्न सवारी इकाइयों के उपयोग का सवाल होता है। मेरी धारणा है कि ऐतिहासिक यूरोपीय सैन्य कलाओं के प्रशंसक अगर ध्यान से देखें तो वे समझ सकते हैं क्यों इन भेदों का निर्माण किया गया था, और भाला और तलवार के मूल्य को विचार कर सकते हैं। उसकी सराहना की जाएगी। मैं नीचे दिए गए टिप्पणियों पर ध्यान दूंगा। लेकिन वहां हम फिर से मिलते हैं। नेपोलियनिक युद्धों के समय व्यापक रूप से बात करते हुए 4 प्रमुख और लोकप्रिय कैवलरी के उदाहरण देते हैं। क्यूरासियर्स, ड्रैग्यून्स, लांसर्स और हुसार्स एक प्रकार से सबसे भारी से सबसे हल्के के क्रम में जा रहे हैं। लेकिन फिर भी यह बहुत 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 महत्वपूर्ण है कि यह बिल्कुल भी एक समाप्त या वर्गीकृत सूची नहीं है। यूरोप की कैवलरी के लिए कोई केंद्रीय योजना समिति नहीं थी, और इन सैन्यों के लिए कोई वास्तव में एकीकृत नामकरण प्रणाली नहीं है। केवल सामान्य सम्मेलन, प्रवृत्तियां और विषय हैं। वास्तव में मेरे द्वारा सूचीबद्ध किसी भी श्रेणी में कुछ इकाइयां नहीं आती हैं। अब सब कुछ समाप्त होने पर मैं उनके बारे में अधिक सोचता हूँ। ब्रिटिश हैवी कैवलरी इकाइयों के बारे में, जैसे कि लाइफ गार्ड्स, वे घरेलू कैवलरी सैनिक थे। हेलमेट और भारी कैवलरी तलवारें ले गए, लेकिन बिना कवच के चले गए।
तो क्या वे क्यूरासियर थे? मेरा कहने का मतलब है प्रकार से। उनके वास्तविक नाम का डिजाइनेशन में कुछ भी दर्शाने नहीं है। तो अगर वे हैं, तो वे उद्देश्य से क्यूरासियर थे। आप जानते हैं, वह बहुत भारी प्रकार की युद्धक घुड़सवार सेना, लेकिन नाम से क्यूरासियर नहीं। इसी प्रकार आपके पास क्यूरासियर नामक पुरुष हो सकते हैं, लेकिन शायद युद्ध क्षेत्र कार्य के हिसाब से नहीं। यह सब आपके इन श्रेणियों की परिभाषा और माप। तो एक फ्यूजिलियर और अन्य पैदल सैनिकों में कार्यात्मक अंतर नहीं है, तो उन्हें नाम भेद क्यों दें? परंपरा के कारण। यदि फुट गार्ड्स को युगों से ग्रेनेड फेंकने का काम नहीं मिला, तो उन्हें ग्रेनेडियर गार्ड्स क्यों कहते हैं? परंपरा के कारण। यह घुड़सवार सेना के साथ संभव है। हम ड्रैग्यून्स, क्यूरासियर्स या कार्बिनर्स, हुसार्स की तरह कार्य करते हैं, इसलिए आपको घोड़े की पहरेदारी में नहीं जाना चाहिए। ब्रिटिश क्यूरासियर्स के बारे में चर्चा करें। वे उनकी तरह दिख सकते हैं और क्यूरासियर्स के अनुसार सज्जित होते हैं, लेकिन उन्हें फ्रेंच नाम नहीं देना चाहिए। तो सभी याद रखें, अगली बार जब आप सेना की कमान संभालेंगे यूरोप के मैदानों पर, एक अधिकारी आपको चेतावनी देता है कि फ्रेंच कार्बिनर्स आपके क्यूरासियर्स को काउंटर चार्ज कर रहे हैं और उनके पास बेहतर शॉट हो सकते हैं। सुनिश्चित करें कि आप अपने दुश्मन को अच्छी तरह से जानते हैं, और सिर्फ उन व्यापक श्रेणियों को नहीं जिनमें उनके लोग हो सकते हैं या नहीं हो सकते। सभी का धन्यवाद देखने के लिए, खासकर मेरे लिए। सदा कृपालु समर्थन वर्गों के लिए patreon.com पर, क्योंकि आपके समर्थन की बदौलत मैं इसी तरह के वीडियो बनाने में सक्षम हूं। और बिल्कुल सभी के लिए, मेरे प्यारे दर्शकों, अगले समय तक मैं हूं और मैं रहूंगा आपका सबसे विनम्र और आज्ञाकारी सेवक। धन्यवाद। तुम